और अब बात अमेठी की करते हैं, जहां पर कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। कांग्रेस दफ्तर के बाहर कार्यकर्ताओं की आपस में भिड़ंत हो गई, गाड़ियों के शीशे तोड़ डाले गए, कई बीजेपी कार्यकर्ता घायल हुए हैं। कांग्रेस का आरोप है कि उनके लोग भी जख्मी हुए हैं। कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ताओं में भिड़ंत हुई है, गाड़ियों के शीशे टूटे हैं, कई लोग जख्मी हैं और दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगा रही है। बीजेपी कार्यकर्ताओं पर कांग्रेस का आरोप है। अमेठी में कांग्रेस के दफ्तर के बाहर ही ये पूरा बवाल हुआ है। दरअसल जब से ये जानकारी सामने आई कि राहुल गांधी अब अमेठी नहीं रायबरेली से चुनाव लड़ेंगे, तब से लगातार फिर से एक बार ये पूरा इलाका सुर्खियों में है और दोनों पार्टियों की तरफ से, कार्यकर्ताओं की तरफ से बयानबाजी हो रही है। टकराव की स्थिति बीती शाम को यहां पर आगे तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और सीधे हमारे सहयोगी राघवेंद्र इस वक्त हमारे साथ अमेठी से लाइव जुड़ गए हैं। राघवेंद्र, क्या जानकारी मिल पा रही है, क्योंकि कांग्रेस ये कह रही है कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने उनसे जबरन जाकर भिड़ंत की, वहां की ग्राउंड तस्वीर क्या है? जी देखिए, अमेठी के जो हालात हैं वो लगातार संवेदनशील होते जा रहे हैं। चूंकि यहाँ का जो चुनाव है अब वो धीरे धीरे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता जा रहा है। 20 मई को यहाँ पर वोटिंग है और प्रचार प्रसार बहुत तेज हो गया है। केएल शर्मा भी लगातार नुक्कड़ सभाएं कर रहे हैं, इधर स्मृति ईरानी भी लगातार कार्यक्रम कर रही हैं। अब बड़े बड़े नेताओं के भी कार्यक्रम अमेठी में लगने वाले हैं। यहाँ पर प्रियंका गांधी आज से कमान संभालने वाली है, वहीं आज उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक स्मृति ईरानी के लिए प्रचार करने आएंगे और बड़े बड़े नेता आएंगे। लेकिन कार्यकर्ताओं में जो बौखलाहट है वो उस दिन भी देखा गया था जब स्मृति ईरानी नामांकन करने जा रही थी, तो कांग्रेस कार्यालय के बाहर से खड़े होकर के कुछ लोगों ने वहां पर कुछ नारे लगाए, जिसके वजह से एक बार वहां झगड़ा हुआ, काफी वहां पर बातचीत हुई, एक दो लोगों में धक्का मुक्की हुई, मारपीट हुई। ये उस दिन भी हुआ था। लौटेंगे, लेकिन आपको ये पूरा मामला समझाते हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश का अमेठी, जहां पर मुकाबला बहुत दिलचस्प है, राहुल गांधी अमेठी छोड़कर रायबरेली पहुंच गए हैं और स्मृति ईरानी बीजेपी की तरफ से यहां पर चुनावी मैदान में एक बार फिर जीत का दावा कर रही हैं। लेकिन इस बीच कांग्रेस के दफ्तर के बाहर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों के जो कार्यकर्ता थे वो भिड़ गए। आइए आपको दिखाते हैं इस 1 मिनट की रिपोर्ट में। यूपी के अमेठी में कांग्रेस कार्यालय के बाहर बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ता भिड़ गए। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने कार्यालय के बाहर खड़ी दर्जनों गाड़ियों में तोड़फोड़ की, जिसकी वजह से कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई। अचानक हुई इस घटना से अफरा तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि हमलावर शराब के नशे में थे जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि यह घटना उस वक्त हुई जब उनके कार्यकर्ता दफ्तर में मौजूद थे। जब बाहर तोड़फोड़ की आवाज सुनी तो कांग्रेसी कार्यकर्ता बाहर आ गए, लेकिन आरोपी घटना को अंजाम देकर फरार हो गए। शिकायत मिलने के बाद पुलिस की टीम भी वहां पर पहुंची। इस दौरान कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की पुलिस के जवानों के साथ बहस भी हुई। हालांकि किसी तरह मामले को शांत कराया गया। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि पुलिस की मौजूदगी में आरोपियों ने घटना को अंजाम दिया, लेकिन पुलिस उन हमलावरों को रोकने के बजाय सिर्फ देखती रही। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। नेशनल कॉन्फ्रेंस अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने एक बार फिर विवादित बयान दिया है और पाकिस्तान के प्रति उनका प्रेम फिर एक बार जाहिर हो गया है। अब वो कहते हैं, बार-बार जो रक्षा मंत्री राजनाथ कहते हैं कि पीओ को क्या विलय भारत में कर लेंगे, तो पाकिस्तान ने कोई चूड़ियां नहीं पहनी है। पाकिस्तान के पास भी परमाणु बम है, उसे हल्के में नहीं ले सकते। तो पाकिस्तान के प्रति प्रेम जताना जो है कोई नई बात नहीं है। फारूक अब्दुल्ला की तरफ से कुछ दिन पहले उन्होंने कहा था कि जब तक पाकिस्तान से बातचीत नहीं होगी तब तक आतंकवाद खत्म नहीं होगा, और वो खून से लिखकर देने को ये तैयार हैं। डिफेंस मिनिस्टर कह रहे हैं तो करें, हम कौन से रोकने वाले हैं? हमें तो पहुंचेंगे नहीं। ये भी याद रखे वो भी चूड़ियां पहने हुए नहीं, ये याद रखिएगा। उनके पास भी एटम बम है, ये याद रखिएगा। और अफसोस यह है कि वो एटम बम हमारे पर ही गिरेगा। हमारे सिपाही जो है शहीद हो गए। और ये कहते थे, बार बार ये कहते थे कि जिम्मेवार 370 है जो यहाँ आतंकवाद है। आज आतंकवाद नहीं है, वो 370 नहीं है। आतंकवाद है या नहीं है, इसका जवाब आप होम मिनिस्टर से पूछिए। बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम योगी आदित्यनाथ का फारूक अब्दुल्ला पर पलटवार। कहा पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं फारूक अब्दुल्ला। सीएम योगी आदित्यनाथ ने फारूक अब्दुल्ला पर निशाना साधा है, पलटवार किया है। फारूक अब्दुल्ला जिन्होंने पाकिस्तान को लेकर ये बयान दिया, उन्होंने कहा कि पीओके के पाकिस्तान ने पीओके के मसले पर, दरअसल वो बोल रहे थे, उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहन रखी, जिस पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा, ये सुनवाते हैं।
अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा को, राष्ट्रीय अखंडता को अपूर्णीय क्षति लोग पहुंचा रहे हैं। इनके बयान आतंकवाद को प्रश्रय देने वाले, राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने वाले, भारत के बहादुर जवानों की शहादत को अपमानित करने वाले हैं। चुनाव के दौरान या उसके आगे पीछे भी इस प्रकार के बयान देशद्रोही तत्वों के दुस्साहस को बढ़ाता है। अब जिनकी पैरों के नीचे की जमीन खिसक चुकी है, वे लोग हताशा निराशा में इस प्रकार के बयान दे रहे हैं, जिससे कंगाल पाकिस्तान भी इन बयानों से खुश होता है। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, और बड़ी खबर पंजाब के पूर्व सीएम चन्नी की तरफ से विवादित बयान दिया गया। उन्होंने कहा कि पुंछ हमला स्टंट है। पुंछ हमले को स्टंट बता रहे हैं पंजाब के पूर्व सीएम चन्नी। विवादित बयान देते हुए उन्होंने कहा कि चुनाव आते हैं तो इस तरह के स्टंट होते हैं, ये बीजेपी को जिताने का संविधान, ये कह रहे हैं चन्नी। पंजाब के पूर्व सीएम है चन्नी, जिन्होंने ये विवादित बयान दिया। चन्नी ने पुंछ आतंकी हमले को स्टंट बताया और ये कहा कि चुनाव आते हैं तो इस तरह के स्टंट होते हैं, ये बीजेपी को जिताने का संविधान है। तो आपको बता दें, पुंछ हमला जिसमें हमारे जवान शहीद हो गए। अब आप सोचिए किस तरीके का बेहुदा बयान पंजाब के पूर्व सीएम चन्नी की तरफ से दिया गया है, जो पुंछ हमले को चुनावी स्टंट बता रहे हैं। साथ ही ये भी कह रहे हैं कि चुनाव आते हैं तो इस तरह के स्टंट होते हैं, ये बीजेपी को जिताने का संविधान, ये कह रहे हैं पूर्व सीएम चन्नी। तो पंजाब के पूर्व सीएम की तरफ से विवादित बयान दिया गया है और पुंछ आतंकी हमले को वो स्टंट बताते हुए नजर आ रहे हैं। पुंछ हमला जिसमें हमारे जवान शहीद हुए, कई जख्मी भी हुए, और इस सबके बीच ये बयान पंजाब के पूर्व सीएम चन्नी का, जो कि कांग्रेस के नेता हैं, और उनकी तरफ से यह कहा गया है कि चुनाव आते हैं तो इस तरह के स्टंट होते हैं। आगे बढ़ते हैं तो महाराष्ट्र के कांग्रेस नेता की बात करते हैं। कांग्रेस नेता ने क्या आरोप लगाए हेमंत करकरे की शहादत पर, उन्होंने सवाल हेमंत करकरे की शहादत पर सवाल खड़े किए हैं महाराष्ट्र के कांग्रेस नेता ने। हम आपको बता रहे हैं, उज्जवल निकम पर आरोप लगाए। उज्जवल निकम को बताया देशद्रोही। शहीद हेमंत करकरे को लेकर भी बड़ा दावा किया। हेमंत करकरे को आतंकियों ने नहीं मारा, पुलिस की गोली से शहीद हुए करकरे, इस तरह की गंभीर बात इन्होंने कही है। जबकि सब जानते हैं कि किस तरह से हेमंत करकरे ड्यूटी पर शहीद हुए और आतंकियों की गोली से, जब वो आतंकियों से लड़ रहे थे उसी दौरान उन्हें गोली लगी जिससे वो शहीद हुए। लेकिन इसमें साजिश बता रहे हैं कांग्रेस के नेता। उज्जवल निकम जो अब बीजेपी की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं, उन्हें ये कहा कि वो देशद्रोही हैं क्योंकि उन्होंने केस लड़ा था। हेमंत करकरे को आतंकियों ने नहीं मारा। तो महाराष्ट्र के कांग्रेस के नेता ने बड़ा आरोप लगाया है उज्जवल निकम पर, गंभीर आरोप लगाए और ये कहा कि उज्जवल निकम देशद्रोही हैं। शहीद हेमंत करकरे को लेकर भी बड़ा दावा कहा। हेमंत करकरे को आतंकियों ने नहीं मारा, पुलिस की गोली से शहीद हुए हेमंत करकरे। आप सोचिए, जहां एक तरफ पंजाब के पूर्व सीएम चन्नी विवादित बयान दे रहे हैं पुंछ हमले को, वो कह रहे हैं कि ये चुनावी स्टंट है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के नेता ने यहां महाराष्ट्र को लेकर भी बड़ा बयान दिया। कहा कि हेमंत करकरे आतंकियों ने नहीं मारा बल्कि पुलिस की गोली से शहीद हुए। और इस बीच आपको बता दें, तीसरे चरण की वोटिंग के लिए कुछ ही घंटे बाकी हैं और ऐसे में गृह मंत्री अमित शाह बाकी चरण के लिए धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। रिपब्लिक भारत से सुपर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में राहुल गांधी को लेकर अमित शाह ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। चुनाव तो हारे ही, फिर भी अभी भी तो कह रहे हैं कि कास्ट का एक्सरे करेंगे, एक्सरे करेंगे, कितने लोग कितने पिछड़े। वो कहने की कोशिश ये कर रहे हैं कि मैं ज्यादा सोचता हूं पिछड़ों के लिए, बीजेपी नहीं सोचती। ऐसा है, राहुल गांधी जी को कम से कम मैं तो नहीं समझ पाता, इसलिए मैं निरर्थक प्रयास करने में अपना टाइम वेस्ट नहीं करता। आप समझ पाओ ऐसी आपको आशा है तो आपको जरूर प्रयास करना चाहिए। समझ जाओ इस दिन मुझे बताइएगा तो मैं भी आपसे कुछ समझूंगा। मगर एक्सरे वाली बात पर अमित शाह जी, क्या ये डेंजरस नहीं है पॉलिटिक्स, हर जगह जाके कहना? अरे इसका प्रभाव नहीं ले लेता, आप बहुत सीरियसली ले रहे हो भाई।
देश में इनको कोई सीरियसली नहीं लेता। आप इतने सीरियस मत हो जाओ, जरा हंसो। इनको कोई गंभीरता से नहीं लेता। आपने रायबरेली कहाँ एक्सरे करना है, कौन सत्ता में आना है, दूर दूर तक पॉसिबिलिटी नहीं है। अब इनकी जो सोच है, मैं उस पर आपकी राय मांग रहा हूं। इनकी सोच है कि देखिए, बीजेपी को 273 की जरूरत है, हमें 273 की जरूरत नहीं है, हमें 80-100 किसी तरह से मिल जाए। उसके बाद एंटी मोदी, एंटी बीजेपी सेंटिमेंट इतनी जोर पकड़ चुकी है और इतने लोग ये मानते हैं कि अगर मोदी जी तीसरी बार आ जाए तो उनका रहना मुश्किल हो जाएगा, कि सारे पार्टीज हमारे साथ आ जाएंगी। हमें 273 की जरूरत नहीं है, किसी तरह से खिचड़ी सरकार बना सकते हैं। ये उनकी थिंकिंग है, मेरी नहीं, मगर उस पर आप। मैंने तो इस पर मेरा रिएक्शन दे दिया। हम 400 प्राप्त करने जा रहे हैं, कहां 80, कहां 100, क्या आएगा? बचेगी 142। अब उसमें से जो होगा वो जिसका हिस्सा ले जाएगा। आप जोड़ते रहो। खिचड़ी सरकार की कोई पॉलिटिक्स कहां पर क्या? 400 हमारे पास होने के बाद कौन सी खिचड़ी सरकार बननी है? देश की जनता अब स्थिर सरकार चाहती है, अड़िग नेतृत्व चाहती है और संवेदनशील नेतृत्व चाहती है। ये तीन में से कुछ वो नहीं दे सकते। आप इतने बड़े पत्रकार हो, हर पार्टी के नेताओं का इंटरव्यू, उनको जरा अपने नेता का नाम तो पूछिए। इनके एक नेता ने बता दिया हम बारी बारी एक साल बनेंगे। ये परचूरण की दुकान है क्या देश? ऐसे देश नहीं चलता भाई। इस देश को एक अनुभवी, मंजाउआ, संवेदनशील और अड़िग नेतृत्व चाहिए, जो आज के राजनीतिक परिदृश्य में तो नरेंद्र मोदी जी ही दिखाई पड़ते हैं। इसका और कोई ऑप्शन नहीं है।